प्रश्न संख्या 121 होम रूल आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, बाल गंगाधर तिलक ने अप्रैल 1916 में होम रूल लीग के गठन की घोषणा की, जिसका अध्यक्ष जोसेफ बैप्टिस्टा तथा सचिन एन.सी. केलकर को बनाया गया था। पहला स्टेटमेंट देखिए बिल्कुल ही करेक्ट है, क्योंकि बाल गंगाधर तिलक ने 28 अप्रैल 1916 को कहाँ पे, बेलगांव में हुए प्रांतीय सम्मेलन में होम रूल लीग के गठन की घोषणा की हुई थी। इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे, जैसे कि आप देख पा रहे, जोसेफ बैप्टिस्टा तथा सचिन एन.सी. केलकर को बनाया गया था। इसके अलावा देखा जाए तो अन्य जो सदस्य थे, जैसे कि वी.एस. मुंजे, आर.पी. करिंदका, जी.एस. खारपेड़ थे। इनकी 6 शाखाएं बनाई गई थी तथा पुणे को यहाँ पे केंद्रीय हेडक्वार्टर के रूप में आप समझ सकते हैं। पुणे को यहाँ पे केंद्रीय कार्यालय यहाँ पे बनाया गया था। दूसरा स्टेटमेंट है, एनी बेसेंट की होम रूल लीग का उद्देश्य ग्राम पंचायतों से लेकर जिला बोर्ड और नगर पालिकाओं, प्रांतीय विधानसभाओं तथा देश में संसद के रूप में स्वशासन की स्थापना करना था। ये भी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि श्रीमती एनी बेसेंट के द्वारा होम रूल आंदोलन का आशय स्पष्ट करते हुए यहाँ पे बोला भी गया था कि अपने वास्तविक जो पत्र था कॉमनवेल्थ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। कॉमनवेल्थ डे प्रथम अंक में यहाँ पे लिखा हुआ था कि राजनीतिक सुधारों से हमारा अभिप्राय ग्रामीण या फिर ग्राम पंचायतों से लेकर जिला बोर्ड और नगर पालिकाओं, प्रांतीय विधानसभाओं, राष्ट्रीय संसद के रूप में स्वशासन की स्थापना करना है। तो ये भी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। इस प्रकार करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे सी, 1 और 2 दोनों। कांग्रेस के अधिवेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इलाहाबाद अधिवेशन 1888 में इसकी जो अध्यक्षता की गई थी जॉर्ज यूले ने की, जिसकी मुख्य मांग के तौर पर नमक कर में कमी एवं शिक्षा पर व्यय में वृद्धि को रखा गया था। बिल्कुल ये करेक्ट स्टेटमेंट है। इलाहाबाद अधिवेशन जो कि 1888 में यहाँ पे हुआ था, उसके अध्यक्ष था जॉर्ज यूले के द्वारा की गई थी और कांग्रेस की मुख्य मांगे थी नमक कर में कमी तथा शिक्षा व्यय में वृद्धि की जाए। इस अधिवेशन में भी ध्यान रखिएगा, संविधान के निर्माण पर बल दिया गया था। संविधान के निर्माण पर बल दिया गया था। दूसरा स्टेटमेंट है, नागपुर अधिवेशन में भाषा के आधार पर देश को प्रांतों में विभाजित करने का प्रस्ताव रखा गया था। ये भी करेक्ट है यहाँ पे। नागपुर अधिवेशन जो कि 1920 में यहाँ पे किया गया था, इसकी अध्यक्षता यहाँ पे किया गया था विजय राघवाचार्य के द्वारा किया गया था और इसी में बताया गया था कि प्रांतों का जो विभाजन है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, भाषा के आधार पे यहाँ पे की जानी चाहिए। कांग्रेस के सदस्यता हेतु वार्षिक चंदा इसी पे 4 आना, बहुत इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, 4 आना जो कि 25 पैसे के रूप में आप समझ सकते हैं, 25 पैसे यहाँ पे निर्धारित किया गया था। लोकमान्य तिलक ने या फिर लोकमान्य तिलक के नाम से लोकमान्य तिलक स्वराज फंड की भी स्थापना की गई थी। तिलक स्वराज फंड की स्थापना की गई थी। लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज प्रस्ताव का पारित किया था। बिल्कुल करेक्ट है अभी, क्योंकि 1929 में यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में इस प्रस्ताव को यहाँ पे पारित किया गया था। और आगे चल के देखेंगे 1936 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में ही कांग्रेस पार्लियामेंट्री बोर्ड की स्थापना हुई थी। बहुत इम्पोर्टेंट है, 1936 में कांग्रेस पार्लियामेंट्री बोर्ड की स्थापना भी की गई थी। इस प्रकार देखा जाए तो सारे ही स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, 1, 2 और 3 करेक्ट उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, डी हो जाएगा, यहाँ पे डी हो जाएगा। इसके अलावा कुछ और भी इम्पोर्टेंट
बातों का हम लोग जिक्र कर लेते हैं, जैसे कि 1889 ईस्वी में बम्बई अधिवेशन में विलियम वेडरबर्न के नेतृत्व में मताधिकार की आयु सीमा 21 वर्ष निर्धारित करने का यहाँ पे प्रयास किया गया था। बहुत इम्पोर्टेंट है यहाँ पे 1889 के बम्बई अधिवेशन में विलियम वेडरबर्न के द्वारा। इसके अलावा एक और अधिवेशन ध्यान रखेंगे आप लोग 1896 का, जिसमें कलकत्ता अधिवेशन में रहमतुल्लाह सयानी की अध्यक्षता में पहली बार बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा वंदे मातरम गाया गया था। इसके अलावा 1913 का कराची अधिवेशन में पहली बार जनगणमन गाया गया था। तहकीकात कमेटी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? यह कमेटी जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए बनाई गई थी। जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए बनाई गई थी। यहाँ पे देख पा रहे हैं, पहला जो स्टेटमेंट है यहाँ पे जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए यहाँ पे बनाई गई थी, लेकिन पूछ रहा है क्या यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे सही नहीं है? तो पहला यहाँ पे सही है। इस कमेटी के अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू थे। आपको मैं बता दूं, ये बिल्कुल ही गलत ऑप्शन है। इसके जो अध्यक्ष थे, जिनका नाम है मदन मोहन मालवीय थे। इस प्रकार देखा जाए तो करेक्ट उत्तर वो यहाँ पे बी हो जाएगा। इसके सदस्य देखा जाए महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, अब्बास तैयब जी, CR दास एवं पुपुल जयकर थे। बिल्कुल करेक्ट है ये भी। इस कमेटी ने जालियांवाला बाग हत्याकांड में मारे गए लोगों को आर्थिक सहायता देने की मांग की, जिसे सरकार ने स्वीकार नहीं किया। बिल्कुल ये भी सही है। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट में अधिकारियों के बर्बर कृत्य के लिए उन्हें निंदा का पात्र बताया एवं सरकार से दोषी लोगों के खिलाफ कार्यवाही एवं मृतकों के परिवारों को आर्थिक सहायता देने की मांग की, परंतु सरकार ने इसको पूर्णतः क्या कर दिया? अस्वीकार कर दिया था। इस प्रकार देखा जाए तो जो सही उत्तर नहीं है, करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे बी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की और दक्षिण अफ्रीका के लंबे आंदोलनों के दौरान कई बार जेल भी गए। ये भी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। गांधी जी ने एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट को सही मानते हुए उसकी पैरवी की। अब यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, दूसरा जो स्टेटमेंट है यहाँ पे गलत हो जाएगा, क्योंकि गांधी ने एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट का विरोध किया और एक शिष्टमंडल इसके लिए यहाँ पे इंग्लैंड भी यहाँ पे भेजा हुआ था। इस एक्ट के तहत दक्षिण अफ्रीका में, ध्यान रखिएगा, एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट की यहाँ पे बात की जा रही है। इस एक्ट के तहत दक्षिण अफ्रीका में रह रहे प्रत्येक भारतीयों को यहाँ पे पंजीकरण प्रमाण पत्र रजिस्ट्रेशन, ठीक है, फॉर्म यहाँ पे कह सकते हैं, ठीक है, लेना पूरी तरीके से मैंडेटरी था। इसके अतिरिक्त गांधी ने 1894 में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की और दक्षिण अफ्रीका के लंबे आंदोलनों के दौरान कई बार जेल भी गए। वह अपने जर्मन सहयोगी कालेन बाख की मदद से टॉल्स्टॉय फर्म की स्थापना की। बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे पूछा जा सकता है, किसके यहाँ पे सहयोगी से? तो जर्मन कालेख बाख की सहायता से। तो इस प्रकार देखा जाए तो करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे सी। 1 और 3 यहाँ पे, दूसरा बिल्कुल गलत हो जाएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा सी। इसके अतिरिक्त कुछ और बातें हैं, जैसे कि इसके अतिरिक्त देखा जाए 1904 में फिनिक्स आश्रम की शुरुआत की थी। फिनिक्स आश्रम की शुरुआत की हुई थी। फिनिक्स का नाम आप लोगों ने हैरी पॉटर वगैरह मूवी जरूर, ठीक है, उसमें आप लोगों ने सुना होगा। इसकी स्थापना की तथा इंडियन ओपिनियन नामक अखबार भी निकाला। इंडियन ओपिनियन न्यूज़पेपर भी यहीं से निकाला। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के आंदोलन के कारण दक्षिण अफ्रीका की सरकार द्वारा 1914 में अधिकांश काले कानूनों को यहाँ पे रद्द भी कर दिया गया था। नेक्स्ट, चंपारण सत्याग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, चंपारण के किसानों को अपनी जमीन के भाग पर नील की खेती करने तथा उसे तय दाम पर बेचने के लिए यहाँ पे मजबूर किया जा रहा था। बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट होगा।
चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के मुख्य सहयोगी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी, महादेव देसाई तथा एनजी रंगा थे। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, देखिए यही है कॉन्सेप्चुअल प्रश्न, आपको नामों को ध्यान में रख के चलना होगा। यहाँ पे लास्ट वाला जो नाम है एनजी रंगा, एनजी रंगा ने महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का यहाँ पे विरोध किया हुआ था। तो जब विरोध किया था यहाँ पे, तो सहयोगी कैसे हो सकते हैं? इस प्रकार यहाँ पे दूसरा गलत हो जाएगा। करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे केवल और केवल एक, केवल और केवल एक। इस सत्याग्रह के कारण यहाँ पे देखा जाए तो सरकार ने एक जांच आयोग, जिसका नाम था चंपारण एग्रेरियन कमेटी, इसी का यहाँ पे गठन किया गया था, जिसका जो सदस्य था महात्मा गांधी को भी यहाँ पे बनाया गया था। लेकिन साइमन कमीशन में कोई भी भारतीयों को, ध्यान रखिएगा, सदस्य नहीं बनाया गया था। गांधी जी आयोग को यह समझाने में पूर्णतः सफल रहे कि तीनकठिया जो प्रणाली जो चल रही थी चंपारण में समाप्त होनी चाहिए, और जो धन अवैध रूप से वसूल किया गया था उसके लिए यहाँ पे जो भी वहाँ पे बगान मालिक थे उनको यहाँ पे वापस रिटर्न यहाँ पे करना होगा। अंतः यूरोपीय नील्हे किसानों के द्वारा यहाँ पे ध्यान रखिएगा 25% राशि वापस करने के लिए राजी हो गए, और गांधी जी ने इसे स्वीकार कर लिया था। इसी कारण यहाँ पे देखा जाए तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा की उपाधि यहाँ पे दी गई थी, महात्मा की उपाधि दी गई थी रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। दुनिया में अगर कोई पाप है तो वह निर्बलता है, निर्बलता पाप है और निर्बलता मृत्यु है। सत्य यह है कि कोई भी वस्तु अगर तुम्हें शारीरिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक दृष्टि से निर्बल बनाती है तो उसे विष समझकर उसका त्याग करें, उसमें कोई जीवन नहीं है और वह सत्य नहीं हो सकती है। उपरोक्त कथा निम्नलिखित में से किसने कहा? अभी देखिए बीपीएससी का जो ट्रेंड जो चल पड़ा है पिछले 2 सालों से, इस टाइप के प्रश्नों को बीपीएससी काफ़ी कोट कर रहा है। तो ऐसे प्रश्नों को आप लोग भी जरूर ही सही तरीके से देखने का प्रयास करें, क्या पता सेम ही प्रश्न बीपीएससी पूछ ले। इसका ऑप्शन दिया हुआ है स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक। इसका करेक्ट उत्तर मैं आपको बता दूं, यहाँ पे हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। ये उपयुक्त जो पंक्ति है स्वामी विवेकानंद के द्वारा कही गई है। उन्होंने जनता से यह भी कहा हुआ था कि अतीत के महिमा मंडन के भरोसे जीना छोड़ दे और मर्दों की तरह भविष्य का यहाँ पे निर्माण भी करे। इसके अतिरिक्त स्वामी विवेकानंद ने लिखा, भारत की एकमात्र आशा उसकी जनता है। ऊंचे वर्ग शारीरिक और नैतिक दृष्टि से पूरी तरीके से क्या हो चुके हैं? मृत प्राय हो चुके हैं। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित क्रांतिकारी गतिविधियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का पुनर्गठन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के रूप में किया गया था। अब पहला जो स्टेटमेंट है बिल्कुल ही करेक्ट होगा। उत्तर प्रदेश में देखेंगे, ठीक है, कई सारे लोग थे जिसमें विजय कुमार सिन्हा, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, विजय कुमार सिन्हा, शिव वर्मा और जयदेव कपूर। ये जो सारे नाम है यहाँ पे यूपी के हैं, उत्तर प्रदेश के। इसके अलावा देखा जाए यहाँ पे पंजाब में जैसे कि भगत सिंह, भगवती चरण बोहरा, सुखदेव ने चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में, ये जो भी 6 नाम दिख रहे हैं, इन लोगों ने चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन को पुनर्गठित किया हुआ था और उसका नाम यहाँ पे रख दिया था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं HRA से नाम हो गया HSRA हो गया। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल ही यहाँ पे सही है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन ने सामूहिक नेतृत्व का स्थान पर व्यक्तिगत कार्रवाई पर बल दिया हुआ था। अब यहाँ पे बिल्कुल आप कॉन्सेप्ट समझने का प्रयास करें। जब इतने सारे लोग मिल के यहाँ पे एक बड़ा एसोसिएशन बना रहे हैं यहाँ पे, तो व्यक्तिगत कार्रवाई पे ये लोग बल नहीं देगा। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक संगठन के पुनर्गठन से युवाओं में समाजवादी विचारधारा का प्रचार हुआ। आपको ये ध्यान भी होगा
कि लगभग 9 से 10 सितंबर 1928 को दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में क्रांतिकारियों की एक बैठक हुई, जिसमें व्यक्तिगत कार्रवाई को नहीं बल्कि सामूहिक नेतृत्व को स्वीकार कर समाजवाद की स्थापना को लक्ष्य बनाया गया था। इस प्रकार दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ पे सही होगा। करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ए। अहमदाबाद के मजदूर आंदोलनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है यहाँ पे, यह आंदोलन मुख्यतः प्लेग बोनस को समाप्त करने के खिलाफ चलाया गया था। प्लेग बोनस को समाप्त करने के खिलाफ चलाया गया था, बिल्कुल ही करेक्ट स्टेटमेंट है यहाँ पे। अहमदाबाद मिल मालिकों व मजदूरों में मजदूर बढ़ाने के सिलसिले में चल रहे विवाद में गांधी जी ने हस्तक्षेप किया था, जिसका जो मुख्य कारण था यहाँ पे प्लेग बोनस को लेकर था। अहमदाबाद में जब प्लेग की समाप्ति हुई तो मिल मालिकों ने बोनस को समाप्त करना चाहा, परंतु मजदूरों ने इसका विरोध किया। इसीलिए गांधी जी के द्वारा यहाँ पे हस्तक्षेप यहाँ पे किया गया था और गांधी जी ने सुनिश्चित किया था यहाँ पे कि लगभग 35% यहाँ पे मिलना चाहिए। ध्यान रखिएगा कितना, 35% मिलना चाहिए, और गांधी जी ने सुनिश्चित भी करवाया था। तो तीसरा स्टेटमेंट आप देख पा रहे हैं, गांधी जी ने घोषणा की कि मजदूरों को 40% बोनस मिलना चाहिए, जबकि मिल मालिक 30% देने के पक्ष में थे। तो यहाँ पे गांधी ने कितना कहा था, 35%, और दिया भी गया था। इसीलिए तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल गलत हो जाएगा। दूसरा है, गांधी जी ने न्यायाधिकरण के समक्ष यह तर्क दिया कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान महंगाई काफ़ी बढ़ चुकी है, अतः बोनस को समाप्त करना यहाँ पे उचित नहीं होगा। देखा जाए यहाँ पे इस संघर्ष में कुछ नाम आपको ध्यान रखना होगा, जैसे कि अम्बा लाल साराभाई की बहन थी, ठीक है। अनुसुईया बेन गांधी जी की मुख्य सहयोगी रही, जबकि उनके भाई अम्बालाल साराभाई गांधी जी के दोस्त भी थे, उनके विरोधी भी रहे, ठीक है। तो ये जो दूसरा स्टेटमेंट है यहाँ पे बिल्कुल ही क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार देखा जाए तो करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे केवल 1 और 2। ध्यान रखिएगा, केवल 1 और 2। रॉलेट एक्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्रांतिकारियों के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में रॉलेट कमेटी का गठन किया गया था। बिल्कुल ही करेक्ट स्टेटमेंट है। ये प्रश्न बन सकता है, सारे स्टेटमेंट हम लोग बारी बारी से पढ़ते हैं। रॉलेट एक्ट कमेटी को यह जांच करने का आदेश दिया गया था कि भारत में किस स्तर तक क्रांतिकारी आंदोलन फैला हुआ है, उसका सामना करने के लिए किस प्रकार के कानूनों की आवश्यकता है। रॉलेट एक्ट को लागू करने के पीछे मुख्य कारण यह था, भारतीय रक्षा कानूनों की अवधि यहाँ पे समाप्त होने वाली है। भारतीय रक्षा कानूनों की अवधि यहाँ पे समाप्त होने वाली है। बिल्कुल सही है। यहाँ पे इस एक्ट का विरोध कर रहे द्वारकादास तथा शंकर लाल बैंकर को गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसके विरोध में जालियांवाला बाग में सभा आयोजित की गई थी। तो मैं आपको बता दूं, सी जो स्टेटमेंट है गलत हो जाएगा। नाम आप लोगों ने पढ़ा जरूर होगा। पंजाब के जो 2 लोकप्रिय नेता थे, जिसमें डॉक्टर सतपाल थे, इसके अलावा सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तारी के विरोध में जुलूस निकाला गया था। जालियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 में जो सभा आयोजित की गई थी, जिस पर जनरल डायर ने गोलियां चलवाकर लगभग देखा जाए तो 1000 लोगों की यहाँ पे हत्या करवा दी थी। इस प्रकार देखा जाए सी यहाँ पे गलत हो जाएगा, ठीक है। जालियांवाला बाग यह एक कह सकते हैं कि सेडिशन कमीशन, ठीक है, सेडिशन कमेटी की सिफारिश पर लाया गया था। इस एक्ट के अनुसार मजिस्ट्रेट किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तार करके अनिश्चित काल के लिए कारागार में डालकर, ठीक है, मतलब डाल सकता था। इसलिए इस कानून को बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का भी कानून कहा गया था। दिल्ली में 30 मार्च को स्वामी श्रद्धानंद ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया हुआ था और गांधी जी को 8 अप्रैल 1919 को हरियाणा के, इस जगह का नाम आपको ध्यान रखना है, हरियाणा के पलवल नामक स्थान पर गांधी जी को गिरफ्तार किया गया था। जालियांवाला बाग हत्याकांड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
पहला स्टेटमेंट है, सर शंकरन नायर ने इस हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिया हुआ था। वायसराय की कार्यकारी परिषद से इस्तीफा दे दिया था। बिल्कुल ये करेक्ट स्टेटमेंट है। जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारी परिषद से किसने? सर शंकरन नायर ने इस्तीफा दे दिया था तथा रविंद्रनाथ टैगोर ने इस हत्याकांड के विरोध में नाइट की उपाधि यहाँ पे वापस कर दी थी। तो इस समय देखा जाए वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में भारतीयों को जगह दिया गया था। इस 8 सदस्यीय आयोग में देखा जाए तो पाँच ध्यान रखिएगा, 5 जो सदस्य थे, 5 सदस्य थे अंग्रेज थे और इसके अलावा जो 3 जो सदस्य थे यहाँ पे इंडियन थे, ठीक है, भारतीय थे। इस हत्याकांड की जांच हेतु लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग की स्थापना की गई थी। अभी आप लोगों ने देख लिया, 5 सदस्य अंग्रेज और 3 सदस्य इसमें भारतीय थे। भारतीय सदस्यों में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो 3 जो सदस्य हैं, इन 3 सदस्यों का नाम पूछा जा सकता है। नंबर 1 है यहाँ पे चिम्मनलाल सीतलवाड़। दूसरा नाम यहाँ पे हो जाएगा शहजादा सुल्तान और तीसरा नाम हो जाएगा यहाँ पे जगत नारायण। ध्यान रखिएगा, जगत नारायण। हंटर कमेटी ने 1920 ईस्वी में अपनी रिपोर्ट यहाँ पे प्रस्तुत की हुई थी। इस पूर्व ही सरकार ने देखा जाए तो दोषी व्यक्तियों को बचाने के लिए यहाँ पे इंडेमनिटी बिल भी यहाँ पे पारित किया हुआ था। इंडेमनिटी बिल पारित किया हुआ था। कमेटी द्वारा संपूर्ण प्रकरण पर यहाँ पे लिपापोती कह सकते हैं, ठीक है, प्रयास करने का यहाँ पे किया गया था और कहा गया था कि जनरल डायर ने बिल्कुल नेक नियत से कार्य किया था, किंतु उसने जिन साधनों का प्रयोग किया वो यहाँ पे अनुचित थे। पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल यही था, गवर्नर जनरल डायर ने मार्च 1940 में, ध्यान रखिएगा, मार्च 1940 ईस्वी में, ठीक है, नाम सुना ही होगा, लंदन में, ठीक है, उसको गोली मारकर यहाँ पे हत्या कर दी गई थी। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट उत्तर हो जाएगा, यहाँ पे तीनों का तीनों यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट है, अर्थात 1, 2, 3। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। असहयोग आंदोलन के स्थगित हो जाने से खिलाफत आंदोलन भी अप्रासंगिक बन गया था। असहयोग आंदोलन के स्थगित हो जाने से खिलाफत आंदोलन भी अप्रासंगिक यहाँ पे हो गया था। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। खिलाफत आंदोलन को आप लोगों को मैं, ठीक है, बताता हूँ। खिलाफत आंदोलन देखा जाए तो देखिए, उस समय जो प्रथम विश्व युद्ध यहाँ पे कंप्लीट हो चुका था, सेवेरे वगैरह की संधि में आप लोग बताया हुआ था। उसी समय देखेंगे यहाँ पे, ठीक है, तुर्की में एक बहुत मॉडर्नाइज व्यक्ति का यहाँ पे उदय होगा, जिसका नाम होगा मुस्तफ़ा कमाल पाशा। मुस्तफ़ा कमाल पाशा के नेतृत्व में यहाँ पे कह सकते हैं कि वहाँ के लोग उठ खड़े हुए और उसने क्या किया, नवंबर 1922 ईस्वी में सुल्तान को सत्ता से वंचित कर दिया। मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने तुर्की का पूरी तरीके से मॉडर्नाइजेशन, आधुनिकीकरण यहाँ पे करने का प्रयास किया, बहुत सारा कदम उठाया। उसी में खलीफा का पद भी यहाँ पे समाप्त कर दिया गया। कमाल पाशा ने 1924 ईस्वी में खिलाफत को पूरी तरीके से यहाँ पे समाप्त कर दिया। 1922 में सुल्तान को वंचित किया गया, लेकिन 1924 तक आते आते उसको पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया। और जैसे आपको पता है उसी से लिंक था, ठीक है, भारत में जो चल रहा था असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन के राष्ट्रीय आंदोलन में जिसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। इस राष्ट्रीय आंदोलन को जन आंदोलन का रूप भी प्रदान किया हुआ था। असहयोग आंदोलन ने राष्ट्रीय आंदोलन को जन आंदोलन में परिवर्तित किया तथा इस दौरान कांग्रेस रचनात्मक कार्यों में भी यहाँ पे सफल रही। ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है यहाँ पे। जैसे कि प्रोफेसर कुपलैंड के अनुसार, प्रोफेसर, इनका नाम याद रखिएगा आप लोग, कुपलैंड, प्रोफेसर कुपलैंड बोलते हुए नजर आते हैं कि गांधी जी ने वह कार्य किया जो तिलक नहीं कर सके। चूँकि देखिए पहले भी प्रयास किया गया था, चाहे वो उग्रवादी नेता हो चाहे उदारवादी नेता हो, जनता को एक साथ एक मंच पे लाने का, लेकिन इतने बड़े मात्रा में यहाँ पे भीड़ इकट्ठा नहीं हुआ था और गांधी जी ने यहाँ पे असहयोग आंदोलन के दौरान इतना बड़ा भीड़ इकट्ठा कर दिया था। इसीलिए यहाँ पे बोला गया प्रोफेसर कुपलैंड के द्वारा कि गांधी जी ने वह कार्य किया जो तिलक नहीं कर सके। उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन को एक क्रांतिकारी आंदोलन के रूप में पूरी तरीके से परिवर्तित कर दिया।
आंदोलन ने देश को स्वतंत्रता के लक्ष्य की ओर अग्रसर किया। गांधी जी ने लोगों में निर्भीकता तथा उत्साह का संचार किया। इस दौरान अनेक रचनात्मक कार्य करवाने में भी गांधी पूरी तरीके से सफल रहे और आगे तरीके से प्रक्रिया पुनः पुनः यहाँ पे दोहराई जाने लगी थी। तो इसका भी करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे सी। 1 और 2 दोनों करेक्ट उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्वराज पार्टी के संदर्भ में सही नहीं है? स्वराज पार्टी के संदर्भ में, स्वराज पार्टी के अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू थे, जबकि चित्तरंजन दास पार्टियों के महामंत्रियों में से एक थे। देखिए यहाँ पे जो प्रश्न को ठीक है सीधे उल्टा कर दिया। यहाँ पे स्वराज पार्टी के जो अध्यक्ष थे यहाँ पे CR दास थे, चित्तरंजन दास थे, जबकि मोतीलाल नेहरू पार्टी के महामंत्रियों में से एक थे। इस प्रकार देखा जाए संयोग बस ठीक है पहला स्टेटमेंट ही यहाँ पे करेक्ट होगा, चूंकि ये सही नहीं है। बाकी तीनों के तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे देखा जाए ठीक है सही है। 1923 ईस्वी के चुनाव में CR दास कलकत्ता के मेयर चुने गए, जबकि सुभाष चंद्र बोस मुख्य अधिशासी अधिकारी भी चुने गए थे। अब यहीं से देखेंगे तो सुभाष चंद्र बोस का भी कांग्रेस में धीरे धीरे कद बढ़ता हुआ नजर आएगा। वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद तथा C राजगोपालाचारी ने स्वराज पार्टी के गठन का यहाँ पे विरोध किया था। बिल्कुल ही यहाँ पे कह सकते हैं करेक्ट स्टेटमेंट है यहाँ पे इसका, ठीक है, विरोध यहाँ पे किया ही गया था। विट्ठल भाई पटेल प्रथम भारतीय थे जो केंद्रीय व्यवस्थापिका के अध्यक्ष यहाँ पे चुने गए थे। बिल्कुल सही है, विट्ठल भाई पटेल अगस्त 1925 में ऐसे भारतीय जो थे जो केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा के अध्यक्ष यहाँ पे चुने गए थे। तो करेक्ट उत्तर हो जाएगा ए। 1813 के चार्टर एक्ट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसने चाय व्यापार और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिकार को समाप्त कर दिया था। बिल्कुल सही है, चाय, अफीम और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिकार का जो मोनोपोली था उसका यहाँ पे अंत कर दिया गया था। इस प्रकार चाय को छोड़कर सभी वस्तुओं के लिए भारत के साथ व्यापार ब्रिटिश कंपनियों तक, ध्यान रखिएगा, सीमित था। यह 1833 का जो चार्टर एक्ट था तब तक चला। अगले चार्टर ने कंपनी के व्यापारिक कार्यों को समाप्त कर दिया। इसने भारतीय क्षेत्र पर ब्रिटिश ताज की क्षमता को यहाँ पे हड़प लिया। अब मैं आपको यहाँ पे बता दूँ 1813 का चार्टर है, देख पा रहे हैं यहाँ पे, और 1813 का चार्टर अधिनियम ने कंपनी के क्षेत्रीय राजस्व और कमर्शियल कह सकते हैं जो भी प्रॉफिट था उसको पूरी तरीके से निर्धारित कर दिया। कंपनी रीजनल और कमर्शियल अकाउंट को लाइन में रखने को कहा। कंपनी का लाभांश 5% यहाँ पे तय किया गया था, हालांकि परीक्षण 0 तक किया गया था और कंपनी के क्षेत्रीय राजस्व पर केंद्रित थी। तो इसका निष्कर्ष यही है, पहला भी सही है और दूसरा भी सही है। ब्रिटिश संसद का भारत के राजस्व पर नियंत्रण था। ब्रिटिश के संसद पर भारत के राजस्व का नियंत्रण था, 1813 दिया हुआ है। यहाँ पे ये तीसरा स्टेटमेंट बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि ब्रिटिश संसद का भारत के राजस्व पर जो नियंत्रण था ये जो था पिट्स का भारत अधिनियम, ठीक है, पिट्स एक्ट का जो था 1784, इसी के माध्यम से यहाँ पे नियंत्रित किया गया था। तो ये भी ध्यान रखेंगे आप लोग। 3 गलत हो जाएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे सी, 1 और 2। 1813 के चार्टर एक्ट से मुझे यहाँ पे ध्यान आ रहा है कि शिक्षा के निवेश का प्रावधान चार्टर एक्ट में कंपनी को भारत की शिक्षा में 1 लाख रुपए मतलब रहकर प्रमुख भूमिका निभाने का भी इसमें प्रभाव था 1813 के चार्टर एक्ट में ही, ठीक है। निम्नलिखित नियमों पर विचार कीजिए। आंदोलन है, इधर संगठन प्रमुख जो भी व्यक्तियों के नाम है, जैसे कि नंबर 1 है यहाँ पे ऑल इंडिया एंटी डिप्रेशन लीग, महात्मा गांधी के द्वारा। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। सितंबर 1932 में गांधी जी के द्वारा समाज में अस्पृश्यता के उन्मूलन के लिए ऑल इंडिया एंटी डिप्रेशन लीग की स्थापना की गई थी। अखिल भारतीय किसान सभा, स्वामी सहजानंद सरस्वती, अखिल भारतीय किसान सभा अप्रैल 1936 में लखनऊ सत्र में स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा स्थापित एक किसान आंदोलन था। स्वाभिमान ठीक है आंदोलन, ठीक है, स्वाभिमान आंदोलन ईबी रामास्वामी नायकर, ये भी बिल्कुल सही है। यहाँ पे 1925 ईस्वी में तमिलनाडु में इसको शुरू किया गया था।
ये तीसरा जो है देखिए यहाँ पे, ठीक है, ये भी बिल्कुल सही है यहाँ पे, रामा, ठीक है, रामावामी नायकर, देख पा रहे हैं यहाँ पे, ई रामावामी नायकर, जिन्हें जिन्हें स्वीदार आंदोलन, ये ठीक है, आंदोलन आपको जानना चाहिए, स्वीदार आंदोलन के जनक के रूप में, जनक के रूप में इनको यहाँ पे जाना जाता है। प्राचीन तक्षशिला नगर निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित था? यहाँ पे नदियों का नाम दिया हुआ है। अब जो नदी है, जैसे कि तक्षशिला देखेंगे बिल्कुल ऊपर ही है, और ऊपर तो देखिए सिंधु नदी से आप, ठीक है, बाकी को एलिमिनेट कर सकते हैं। सिंधु भी बहुत ऊपर है और झेलम भी बहुत ऊपर है, तो करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे सिंधु और झेलम के बीच। बहुत आसान सा प्रश्न था। कालिदास ने किस भाषा में अपनी रचना लिखी? हिंदी है, पाली, प्राकृत, संस्कृत? इसका तो आपको कमेंट करना चाहिए। बहुत ही फेमस, ठीक है, कालिदास। करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे डी, संस्कृत भाषा में। कालिदास ने अपनी रचना संस्कृत भाषा में लिखी। वह संस्कृत भाषा के सबसे बड़ी और कवि, नाटकार सब यहाँ पे माने जाते हैं। कालिदास देखा जाए तो चंद्रगुप्त सेकेंड, अर्थात चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से एक थे। इनके द्वारा कुछ प्रमुख जो रचनाएं हैं, ये रचनाएं बार बार पूछी जाती है, जैसे कि मैं कुछ रचनाओं का नाम लिख रहा हूँ। नंबर 1 है यहाँ पे अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम। दूसरा है यहाँ पे मालविकाग्नि मित्रम, मालविकाग्नि, लास्ट में लिख देता हूँ यहाँ पे मित्रम, ठीक है। तीसरा है यहाँ पे मेघदूत, मेघदूत। ये 3 जो रचनाएं हैं बार बार एग्जाम में कितने बार पूछा जा चुका है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गदर आंदोलन का उद्देश्य भारत गणराज्य की स्थापना करना था। देखिए कैसे प्रश्न पूछ रहा है। गदर आंदोलन का उद्देश्य भारत गणराज्य की यहाँ पे स्थापना करना था। बिल्कुल ये करेक्ट स्टेटमेंट है। यहाँ पे आपको ध्यान होगा, वर्ष 1914 में हुआ था कामागाटू मरा प्रकरण, और प्रथम, ध्यान रखिएगा, ठीक है, युद्ध की शुरुआत जिसे घटनाओं ने गदर आंदोलन के संस्थापकों को भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ आंदोलन शुरू करने के लिए यहाँ पे प्रोत्साहित किया हुआ था। उन्होंने अपने आंदोलन की शुरुआत पंजाब से की हुई थी, लेकिन बाद में उन्होंने अपना आधार अमेरिका के, ध्यान रखिएगा, अमेरिका के, ठीक है, या फिर जो भी वैंकूवर वगैरह जो क्षेत्र था, अमेरिका, कनाडा, ठीक है, वहाँ से इन लोगों ने पूरी तरीके से, ठीक है, कह सकते हैं कि स्थानांतरित कर दिया। भारतीय क्रांतिकारियों ने अमेरिका और कनाडा में वर्ष 1913 में गदर पार्टी का स्थापना किया हुआ था, जिसमें प्रमुख जो यहाँ पे नेता थे जैसे कि लाला हरदयाल, बहुत फेमस नाम लाला हरदयाल। इसके अलावा इनके साथ साथ रामचंद्र शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, मोहम्मद बरकतुल्ला, भगवान सिंह और बहुत फेमस नाम सोहन सिंह भाकना गदर पार्टी के कुछ प्रमुख नेता थे। देखा जाए जो भी इनका जो विचार था, उनके मूल्यों में निहित लोकतांत्रिक और समतावादी विचारों से, ठीक है, प्रेरित था। इसीलिए जो कंक्लूजन है भारतीय गणराज्य की स्थापना करना, ये बिल्कुल सही है। 1857 के विद्रोह की स्मृति में एक साप्ताहिक समाचार पत्र जिसका नाम था गदर का स्थापना किया हुआ था। ये भी बिल्कुल सही है यहाँ पे, ठीक है, चूँकि गदर आंदोलन का नेतृत्व क्रांतिकारी समूहों के द्वारा किया जा रहा था। उनमें अधिकांश देखा जाए पंजाबी लोग थे, और इन सभी क्रांतिकारियों को गदर पार्टी के रूप में संगठित किया गया था, जिनकी साप्ताहिक गतिविधियाँ कह सकते हैं, ठीक है, गदर पार्टी के आधार पर यहाँ पे संचालित की जाती थी। यह 1857 के विद्रोह के दौरान प्रकाशित, ध्यान रखिएगा, हुआ था, ठीक है, साप्ताहिक पत्र था। 1857 की विद्रोह की यहाँ पे स्मृति में है, ठीक है। तो दूसरा भी सही है, करेक्ट उत्तर हो जाएगा सी। भारत में ब्रिटिश शासन के संदर्भ में स्टर्लिंग शेष है, क्या है ये? ब्रिटिश सरकार द्वारा अनुसरण की जाने वाली स्टर्लिंग और भारतीय रुपए के बीच विनिमय दरों की सीमा। तो यहाँ पे देखिए पहला जो ऑप्शन होगा, ठीक है, ये गलत है। स्टर्लिंग बैलेंस भारतीयों द्वारा, मैं आपको बता दूं, स्टर्लिंग बैलेंस भारतीयों द्वारा
यूरोप में किए गए निर्यात पर, माने भारतीयों द्वारा यूरोप पे यहाँ पे निर्यात किया जा रहा है और वहाँ पे विदेशी मुद्रा में भारतीयों द्वारा अर्जित कमाई थी, भारतीयों द्वारा अर्जित कमाई थी। जैसे कि अभी वर्तमान में देखा जाए भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार है, वैसे आप समझ सकते हैं। जो आयरलैंड में भारतीय रिजर्व बैंक खाते में जमा के रूप में बैंक ऑफ आयरलैंड में यहाँ पे जमा हुई थी। तो ऐसा देखेंगे तो डी ऑप्शन बिल्कुल सटीक दिखाई देता है। लंदन में भारतीय रिजर्व बैंक के खाते में क्रेडिट के लिए किए गए भारतीय निर्यात पर विदेशी मुद्रा में भारत द्वारा अर्जित आय। तो स्टर्लिंग का शब्द इसी से हो जाएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा डी। चिदम्बरम पिल्लई के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उन्होंने आंध्र प्रदेश में विदेशी आंदोलन के एक भाग के रूप में वंदे मातरम आंदोलन का नेतृत्व किया। किसका? वंदे मातरम आंदोलन का नेतृत्व किया, बिल्कुल सही है। उन्होंने विदेशी टीम नेविगेशन कंपनी के नाम से विदेशी मर्चेंट शिपिंग संगठन की भी स्थापना की हुई थी, ये भी बिल्कुल सही है। अब पहला स्टेटमेंट को यहाँ पे ध्यान में रख के चलिए। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ बंगाल के विभाजन की, तो सभी भारत के लोगों को यहाँ पे आपको ध्यान होगा क्रुद्ध कर दिया था, ठीक है। कांग्रेस के सभी वर्ग, चाहे वो नरमपंथी हो, उग्रवादी हो, सबने इसका विरोध किया गया था। बड़ी जनसभाएं और प्रदर्शन आयोजित किया गया था, सामूहिक विरोधों के नए तरीके विकसित किए गए थे। अब इसी चीज़ को यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इसी चीज़ को यहाँ पे अन्य जगहों पे भी दोहराया गया। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में आंध्र प्रदेश में जहाँ पे, ठीक है, चिदम्बरम पिल्लई, ध्यान रखिएगा चिदम्बरम पिल्लई, वहाँ पे यहाँ पे, ठीक है, इसको अपनाया गया था, तो ध्यान रखेंगे, ठीक है। उन्होंने विदेशी टीम नेविगेशन कंपनी के नाम से विदेशी मर्चेंट शिपिंग संगठन की स्थापना की गई थी, बिल्कुल सही है। यहाँ पे 16 अक्टूबर 1906 को उन्होंने समुद्री व्यापार में अंग्रेजी एकाधिकार को समाप्त करने के उद्देश्य से विदेशी टीम नेविगेशन कंपनी नामक एक विदेशी व्यापारी संगठन की स्थापना की हुई थी। उस समय तुतीकोरिन जो बंदरगाह है, तुतीकोरिन बंदरगाह के लिए एक स्थानीय हब था, जिसके बंदरगाह का उपयोग हजारों लोग करते थे। अधिकांश जो उद्योग थे ब्रिटिश कंपनियों के हाथों में था, जिनका औपनिवेशिक सरकार के साथ घनिष्ठ संबंध था। करेक्ट उत्तर यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे सी, 1 और 2 दोनों। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में इरविन घोषणा निम्नलिखित में से किस योजना को संदर्भित करती है? इरविन घोषणा ब्रिटिश सरकार की राय को संतुष्ट करने के लिए, जो भारत के लिए डोमिनियन स्थिति की सुविधा के लिए थी, डोमिनियन स्थिति के लिए सुविधा थी, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है यहाँ पे। इरविन घोषणा जो की गई थी 31 अक्टूबर 1929 को भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य में भारत की स्थिति के बारे में दिया गया बयान था। इसका जो उद्देश्य था भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के नेताओं को शांत करना था, जो भारत के लिए डोमिनियन स्थिति की जोरदार मांग कर रहे थे। इसने अंग्रेजों और भारतीयों को यह स्पष्ट करने का प्रयास किया कि ब्रिटिश सरकार का इरादा भविष्य में भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा देने में सहायक होगा, लेकिन सरकार ने इसमें किसी समय सीमा का जिक्र नहीं किया था, कब देगा नहीं देगा, ठीक है। अंग्रेज सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी की मांगों को स्वीकार करने के लिए शर्तें प्रस्तुत करना चाहते थे और संवैधानिक संशोधन करने में भारत की ठोस संवैधानिक प्रगति पर रिपोर्ट करने के लिए साइमन कमीशन, ध्यान रखिएगा, नियुक्ति के संबंध में प्रांतीय सरकार की रिव्यू भी वो लोग करा रहा था। और भारत के संविधान में संशोधन संबंध में चर्चा हेतु गोलमेज सम्मेलन, जो 3 गोल में सम्मेलन हुआ था, उसका भी आयोजन करने के संबंध में, ठीक है, किया गया था, जो कि साइमन कमीशन की रिपोर्ट की अनुशंसाओं के आधार पर भी किया गया था। तो यहाँ पे हो जाएगा 140 का करेक्ट उत्तर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, ए हो जाएगा। ब्रिटिश सरकार की राय को संतुष्ट करने के लिए जो भारत के लिए डोमिनियन स्थिति के लिए सुविधा थी, ठीक है। सटीक देखेंगे तो यही ऑप्शन होगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा ए। आधुनिक भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रतिज्ञा आंदोलन का उद्देश्य था। प्रतिज्ञा आंदोलन का उद्देश्य क्या था? समाजवादियों द्वारा 1934 के चुनावों का बहिष्कार, गलत हो जाएगा। विदेशी आंदोलन के दौरान विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, बिल्कुल गलत हो जाएगा।
तीसरा है यहाँ पे भारत में बाल विवाह पर प्रतिबंध लगाने के लिए। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रतिज्ञा आंदोलन का संबंध इसी से हो जाएगा। भारतीय सामाजिक सम्मेलन की स्थापना देखा जाए तो एम जी रनाडे और रघुनाथ राव द्वारा की गई थी। यह वास्तव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सामाजिक सुधार एजेंडा था। इसका पहला अधिवेशन दिसंबर 1887 में किया गया था। यह सम्मेलन प्रतिवर्ष इसी स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सहायक सम्मेलन के रूप में आयोजित किया जाता था और सामाजिक सुधार पर केंद्रित किया गया था। इस सम्मेलन में देखा जाए तो अंतर्जातीय विवाह का पुनर्जोड़ समर्थन किया गया था और अल्पतंत्र और अल्पवायु कह सकते हैं और बहु विवाह का भी पूरी तरीके से यहाँ पे ध्यान रखिएगा विरोध किया गया था। इसने लोगों को बाल विवाह रोकने के लिए संकल्प लेने के लिए प्रेरित करने के लिए प्रतिज्ञा आंदोलन शुरुआत की हुई थी। इस प्रकार देखा जाए करेक्ट उत्तर हो जाएगा सी। उपनिषदों में मुख्य रूप से चर्चा की गई है। देखिए कितना अच्छा प्रश्न है। धर्म, दर्शन, व्यायाम, कानून। उपनिषद का जो संदर्भ है यहाँ पे दर्शन से हो जाएगा। उपनिषदों में मुख्य रूप से दर्शन शास्त्र की चर्चा की गई है, जिसमें ब्रह्म, जीव, ये सब आप लोगों ने नाम जरूर सुना होगा। ब्रह्म, जीव, जगत के प्रति ज्ञान की प्राप्ति इसकी मूल शिक्षा है। उपनिषदों का अनुवाद फारसी में दारा सिकोह के द्वारा किया गया था। तो उपनिषद अपने आप में प्रगतिशील दर्शन के रूप में माना जाता है, समझा जाता है। इसी को आगे चल के देखा जाए शंकराचार्य के द्वारा जो भी इसके दर्शन थे उसके दर्शन को ब्रह्म और जीव के बीच जो संबंध बनाने का यहाँ पे प्रयास किया गया था। 19वीं शताब्दी में संचार के साधनों के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मुख्य रूप से पिछड़े इलाकों में प्रेसिडेंसियों से जोड़ने के लिए रेल मार्ग बिछाया गया था। कह रहा है कि मुख्य रूप से पिछड़े इलाकों में, ऐसा तो नहीं था। 19वीं शताब्दी में देखा जाए तो भारत की राजनीतिक स्थिति और आर्थिक प्रवाह ने ब्रिटिश सरकार को पूरे भारत में रेलवे का निर्माण करने के लिए प्रेरित किया था। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। भारत में डाक टिकट लॉर्ड डलहौजी के द्वारा यहाँ पे शुरू किया गया था। बिल्कुल सही है। यहाँ पे डाक टिकट देखा जाए 1837 में शुरू किया गया था और एशिया की पहली चिपकाने वाली स्टंप जो टिकट थी ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। उसमें जो मुहर थी यहाँ पे सिंध की मुहर थी, जिसका आविष्कार 1852 में सर बार्टल फेरे ने यहाँ पे किया हुआ था। सर बार्टर फेरे के द्वारा यहाँ पे किया गया था। पूरे भारत में डाक के लिए प्रारंभिक मूल्य के टिकटों की बिक्री यहाँ पे अक्टूबर 1854 से शुरू हो गई थी। इस नई प्रणाली को गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी द्वारा स्टेबलाइज किया गया था और ईस्ट इंडिया कंपनी के निर्देशन में अपनाया गया था। भारत में पहली टेलीग्राफ लाइन जो एक प्रायोगिक लाइन थी, कलकत्ता और डायमंड हार्बर के बीच यहाँ पे बिछाई गई थी। कलकत्ता और डायमंड हार्बर के बीच, बिल्कुल करेक्ट है ये भी। तो इस प्रकार देखा जाए करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे डी। तीनों का तीनों यहाँ पे स्टेटमेंट सही है। तीनों का तीनों सही नहीं, एक सही नहीं है। एक सही नहीं है, यहाँ पे 2 और 3 सही है। तो करेक्ट उत्तर यहाँ पे हो जाएगा बी हो जाएगा। 2 और 3 पूछ रहा है कि कौन सा कथन सही है। पहला गलत हो जाएगा, 2 और 3 करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित जनजातीय आंदोलनों पर विचार कीजिए। सिद्धू और कानू के नेतृत्व में संथाल विद्रोह कब किया गया था? सिद्धू और कानू के नेतृत्व में ये किया गया था 1855-56 में। एक कृषि जनजाति जो कि राजमहल की पहाड़ियों की तरफ हुआ था। वहीं पे रहने वाले जो भी लोग थे, जो कि निरंतर जो उत्पीड़न किया जा रहा था जमींदारों के खिलाफ, उन्होंने विद्रोह किया हुआ था। साहूकार भी उसमें शामिल थे, जिसके पास पुलिस के साथ दूसरों का समर्थन था। उन लोगों ने जमींदारों का साथ दिया। किसानों के साथ अत्याचार किया गया था, उन्हें ज़मीन से बेदखल कर दिया गया था। यह विद्रोह ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एक आंदोलन में बदल गया, जिसका नेतृत्व किया गया था सिद्धू और कानू के द्वारा, 2 भाइयों के नेतृत्व में। इसके अलावा इनके 2 और भाई थे, ध्यान रखिएगा, चांद एवं भैरव।
इनकी एक बहन भी थी, इनकी एक बहन भी थी। आप लोग नीचे कमेंट करेंगे क्या नाम था उनका। तो ब्रिटिश शासन की समाप्ति की घोषणा की और भागलपुर और राजमहल के बीच यहाँ पे, ठीक है, जो भी क्षेत्र थे वहीं पे ये सब किया गया था। 1856 तक इस विद्रोह को यहाँ पे दबा दिया गया था। बिरसा मुंडा के नेतृत्व में जो विद्रोह किया गया था 1899 से लेके 1900, यही टाइम पीरियड है लगभग। जनजातियों ने रांची के दक्षिण क्षेत्र में बिरसा मुंडा के नेतृत्व में विद्रोह किया हुआ था। यह विद्रोह एक धार्मिक आंदोलन के रूप में प्रारंभ हुआ था। इसने सामंती और जागीरदारी व्यवस्था की शुरुआत, और जैसे कि सूदखोरी था, वन ठेकेदारी, इन सबके शोषणों के खिलाफ लड़ने के लिए राजनीतिक बल को यहाँ पे संगठन किया हुआ था। छोटा नागपुर का कोल विद्रोह ये भी काफ़ी फेमस है। 1820 से लेके 1837 तक यह विद्रोह चला हुआ था। ये जो विद्रोह था मुख्य रूप से कोल निवासियों द्वारा भूमि आधारित प्रणाली और उस क्षेत्र में ब्रिटिश शासन द्वारा शुरू की गई जो भी प्रशासनिक प्रणाली के खिलाफ ही यह एक विरोध था। इस विद्रोह के दमन में ब्रिटिश सत्ता को पुनः स्थापित करने के लिए हजारों विद्रोहियों का यहाँ पर नरसंहार किया गया था। और अब इसमें दिया हुआ है कालानुक्रमिक क्रम में आपको सजाना है, ठीक है। तो नंबर 1 यहाँ पे 3 हो जाएगा, उसके बाद 1, उसके बाद 2। करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे डी। मुगल साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। साम्राज्य के प्रशासन में कुलीनता की केंद्रीय भूमिका थी। कुलीनता की केंद्रीय भूमिका थी, जो कि बिल्कुल ही देखा जाए करेक्ट स्टेटमेंट है। अभिजात वर्ग आपको ध्यान होगा, ठीक है, जिसमें वे लोग शामिल थे जो बड़ी जागीरदारी और मनसब प्राप्त किए हुए थे या फिर जिनको सौंपा गया था। मुगल सूबों के सूबेदार नियुक्त किए गए थे और इन्हें बनाए रखने की जिम्मेदारी दी गई थी। इसमें देखा जाए कई राजपूत शासक हो गया, सूबेदार और मनसबदार, सारे के सारे ये लोग यहाँ पे मौजूद थे ही थे। कुलीन वर्ग में यहाँ पे केवल शासक शामिल थे। यहाँ पे दिया हुआ है कुलीन वर्ग में केवल शासक शामिल थे। अब यहाँ पे मैंने बताया कुलीन वर्ग में केवल शासक शामिल कैसे यहाँ पे हो सकते हैं, केवल यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो केवल में जब तक आप मैं बात करता हूँ, ठीक है, बताता भी है कि जब तक 100% हम श्योर नहीं हो कि सिर्फ यही होगा, ठीक है, आप लोग उसे गलत मान के ही चले। तो इस प्रकार देखा जाए 2 स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। विभिन्न महान समूहों के बीच पारस्परिक प्रतिद्वंदिता, इस ईर्ष्या और सत्ता के लिए संघर्ष ने साम्राज्य के पतन में यहाँ पे योगदान दिया। बिल्कुल ये भी करेक्ट है। बाद के मुगलों के शासकों के द्वारा विभिन्न समूहों के बीच आपसी प्रतिस्पर्धा, ईर्ष्या या फिर सत्ता के संघर्ष में न केवल सम्राट की प्रतिष्ठा को कम किया बल्कि साम्राज्य के पतन में भी यहाँ पे पूरी तरीके से अपना योगदान दिया ही दिया, ठीक है। कुलीन में मैंने बताया था अभी आपको, मुगल शासन को अक्सर कुलीनों के शासन के रूप में परिभाषित किया गया क्योंकि इन अमीरों ने साम्राज्य के प्रशासन में केंद्रीय भूमिका निभाई हुई थी। हालांकि इसमें कुछ एक्सेप्शन नाम है, जैसे अगर हम लोग बात करते हैं अकबर की, तो अकबर ने इसके लिए एक सुसंगठित संगठन प्रदान किया था, लेकिन धर्म, इसके अलावा मातृभूमि और जनजाति के आधार पर अमीरों के बीच विभाजन था और प्रत्येक श्रेणी ने अपना एक समूह पूरी तरीके से बनाया हुआ था। तो पहला और तीसरा सही है, करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे बी। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। रॉबर्ट क्लाइव ने अगस्त 1765 में अवध के नवाब के साथ इलाहाबाद में संधि की हुई थी। बिल्कुल करेक्ट है। रॉबर्ट क्लाइव ने अगस्त 1765 में इलाहाबाद के 2 महत्वपूर्ण संधियां की, एक अवध के नवाब के साथ और दूसरा मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ। संधि के अनुसार इलाहाबाद अवध के नवाब को यहाँ पे दे दिया गया था, अवध के नवाब को दे दिया गया था। तो देखिए वस्तुतः यह पूर्णतः यहाँ पे सही नहीं होगा कि संधि के अनुसार, देखिए इलाहाबाद अवध के नवाब को दे दिया गया था। इसकी पूरी कहानी अगर मैं क्लियर करूँ तो देखिए क्लाइव देखिए अवध पर कब्जा नहीं करना चाहता था। अवध का जियोग्राफिकल लोकेशन काफ़ी महत्वपूर्ण था क्योंकि इससे कंपनी पर अफगान और मराठा आक्रमणों से विस्तृत भूमि की सीमा का जो रक्षा हो गया, ठीक है, वो करने का दायित्व तो कंपनी पे पूरी तरीके से बढ़ जाता। इस संधि ने नवाबों को कंपनी का पक्का दोस्त बना दिया और अवध को पूरी तरीके से एक बफर स्टेट के रूप में बदल दिया गया। इस तरह शाह आलम द्वितीय के साथ क्लाइव की व्यवस्था व्यवहारिक विचारों से प्रेरित थी। दूसरा गलत हो जाएगा।
इस संधि ने नवाब को कंपनी का पक्का दोस्त बना दिया और कंपनी को और अवध को कंपनी के लिए बफर स्टेट बना दिया। बिल्कुल यहाँ पे सही है, तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। तो पहला और तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे सही होगा। पहला यहाँ पे ऑप्शन में आप लोग ध्यान देंगे, ठीक है, केवल 3 ही दिया हुआ, जबकि केवल 1 भी यहाँ पे होना चाहिए, 1 और 3। तो यहाँ पे मैं शामिल करता हूँ 1 और 3, ठीक है। ऑप्शन ही गलत बन गया है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि कॉन्सेप्ट हमारा बिल्कुल क्लियर है। पहला और तीसरा करेक्ट होगा, दूसरा गलत होगा। पाइका विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पाइका पारंपरिक कैवेलरी सैनिक थे, पारंपरिक कैवेलरी सैनिक थे, ठीक है, जो गन वगैरह चलाते थे, जबकि ऐसा यहाँ पे नहीं है। पाइका देखा जाए तो उड़ीसा की एक पारंपरिक ये भूमिगत रक्षक सैनिक थे, भूमिगत रक्षक सैनिक थे। पाइका विद्रोह वगैरह आप लोगों ने नाम जरूर सुना होगा, ठीक है। पाइका विद्रोह ने ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना को कुछ समय के लिए पीछे हटने पर भी मजबूर कर दिया था और विद्रोह को पाइका विद्रोह के रूप में जाना जाने लगा। पहला करेक्ट नहीं होगा। उसके बाद दूसरा यहाँ पे गोमधर कुंवर ने आंदोलन का नेतृत्व किया हुआ था। ये खुर्दा का क्षेत्र की बात है, मैं आपको बता दूं, खुर्दा का क्षेत्र का यहाँ पे बात है, ठीक है। बक्सी जगबंधु विद्याधर खुर्दा के राजा थे उस समय। अब खुर्दा के राजा की सेना के सैन्य प्रमुख थे, ध्यान रखिएगा। खुर्दा के राजा के सैन्य प्रमुख थे जिनका नाम था बक्सी जगबंधु। 1814 के आसपास जगबंधु की किला रोरंग की पैतृक संपत्ति को कंपनी ने अपने कब्जा में ले लिया था, जिससे वह पूरी तरीके से, ठीक है, आप कह सकते हैं कि विद्रोही आक्रामक हो गए थे। मार्च 1817 में गुमसुर से खोंडा के 100 खुर्दा आने से चिंगारी पूरी तरीके से भड़क उठी थी। खुर्दा को अंतिम जो राजा थे मुकुंद देव और क्षेत्र के अन्य जमींदारों के सक्रिय समर्थन के साथ बक्सी जगबंधु विद्याधर ने एक विविध सेना का यहाँ पे नेतृत्व किया हुआ था। और यहाँ पे नाम क्या दिया है? गोमधर कुंवर। तो गोमधर कुंवर नहीं होगा यहाँ पे, इसका करेक्ट उत्तर यहाँ पे हो जाएगा, करेक्ट उत्तर यहाँ पे हो जाएगा जगबंधु विद्याधर, ठीक है। तो दूसरा भी यहाँ पे गलत हो जाएगा। तीसरा है यहाँ पे जबरन वसूली करने वाली भू राजस्व नीति और उस पर लगाए गए कर के कारण नमक की वृद्धि में विद्रोह के कारण थे, नमक के वृद्धि में विद्रोह के कारण थे। ये भी देखा जाए यहाँ पे कंपनी की जबरन वसूली थी, भू राजस्व नीति ने जमींदारों और किसानों के बीच समान रूप से यहाँ पे आक्रोश पैदा किया हुआ था। नमक पर लगाए गए करों के कारण कीमतों में वृद्धि, कौड़ी मुद्रा के उन्मूलन हुआ था और चांदी में करों के भुगतान की आवश्यकता आदि से आम जनता प्रभावित हुई थी। तो तीसरा करेक्ट स्टेटमेंट है। यहाँ भी ऑप्शन देखिए, ठीक है, टाइपिंग में मिस प्रिंट हुआ, मैं बता दूँ, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है। केवल और केवल यहाँ पे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो 1 और 2 कथन सही नहीं है, अर्थात करेक्ट उत्तर हो जाएगा सी, 1 और 2, ठीक है। टाइपिंग में इस पर कोई मिस्टेक नहीं है, मुझे लगा कि कथन सही है पूछ रहा है, लेकिन नहीं है, इसका मतलब करेक्ट उत्तर हो जाएगा सी। मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार पर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस अधिनियम ने केंद्रीय स्तर पर कार्यपालिका के लिए द्वैध शासन की शुरुआत की, कार्यपालिका के लिए द्वैध शासन की शुरुआत की। बिल्कुल ही यहाँ पे देखा जाए करेक्ट है। द्वैध शासन, सॉरी, केंद्रीय स्तर पर दिया है, केंद्रीय स्तर पर थोड़े, यहाँ पे प्रांतीय स्तर पे द्वैध शासन प्रणाली, यानी कह सकते हैं कि 2 कार्यकारी पार्षद और लोकप्रिय नेताओं के शासन की शुरुआत कर सकते हैं, जैसे कि राज्यपाल को प्रांत में कार्यकारी प्रमुख होना था। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। इसके अंतर्गत विषयों को 2 सूचियों में बांटा गया था, बिल्कुल करेक्ट है, विषयों को 2 सूचियों में विभाजित किया गया था, जैसे कि नंबर 1 यहाँ पे हो जाएगा आरक्षित और दूसरा यहाँ पे हो जाएगा अनारक्षित, ठीक है। तो जो भी रिजर्व कैटेगरी है, इसके अलावा अनरिजर्व कैटेगरी है, इसी को यहाँ पे अलग अलग भागों में पूरी तरीके से यहाँ पे बांट दिया गया था। तो ये करेक्ट उत्तर हो जाएगा 2, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे हो जाएगा 2, केवल और केवल यहाँ पे बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। चंपारण के किसानों का 3 कठिया प्रणाली के माध्यम से शोषण किया गया था, 3 कठिया प्रणाली के माध्यम से शोषण किया गया था, बिल्कुल सही है।
बिहार में चंपारण के नील बागान मालिकों के संदर्भ में किसानों की समस्याओं को देखने के लिए एक स्थानीय व्यक्ति थे जिनका नाम था राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल के नेतृत्व में, ठीक है, कह सकते हैं कि गांधी के द्वारा यहाँ पे मतलब गए हुए थे और उनसे रिक्वेस्ट किए हुए थे आके इनकी आवाज़ को, मांगों को सुनने के लिए। अंग्रेजों के खिलाफ चंपारण में संघर्ष गांधी द्वारा पहली सविनय अवज्ञा का नेतृत्व था। पहली सविनय अवज्ञा का नेतृत्व था। ये भी बिल्कुल ही करेक्ट स्टेटमेंट है यहाँ पे। यूरोपीय बागान जो मालिक थे, देखा जाए किसानों को कुल भूमि के 3/20, यही ये 3 कठिया पद्धति 3/20 हिस्से पर नील उगाने के लिए मजबूर कर रहे थे, जिसे 3 कठिया प्रणाली कहा गया था। वह 19वीं शताब्दी के अंत में आते आते जैसे कि जर्मन सिंथेटिक रंग ने नील की जगह ले ली, तो यूरोपीय बागान मालिकों ने किसानों को उच्च किराए और अवैध बकाये की मांग की। तो उनका जो भी इनकम था उनको किसी तरीके से मेंटेन करना था, तो नील से मेंटेन नहीं हो रहा था, पानी वगैरह, समझ रहे हैं ना। मतलब किसान जो थे अपने खेतों में पानी पटाते थे, उस पानी तक यहाँ पे टैक्स लगाया गया था, ताकि किसानों को अन्य फसलों में स्थानांतरित करने में पहले अपने लाभ को अधिकतम किया जा सके। तभी तो गांधी ने आया, पीछे मैंने क्वेश्चन बताया था इसके लिए यहाँ पे, ठीक है, नील कमेटी का भी गठन किया गया था। तो करेक्ट उत्तर यहाँ पे हो जाएगा सी, दोनों, 1 और 2 दोनों। व्हाइट वॉशिंग बिल को इस नाम से भी जाना जाता था। व्हाइट कॉलर बिल, क्षतिपूर्ति अधिनियम, मनी लॉन्ड्रिंग बिल, मनी रिफॉर्म बिल। इसका करेक्ट उत्तर मैं बता दूं हो जाएगा बी, क्षतिपूर्ति अधिनियम। देखा जाए यहाँ पे हंटर कमेटी, आपको याद होगा, हंटर कमेटी ने कोई दंडात्मक या अनुशंसात्मक कार्रवाई नहीं की, क्योंकि डायर के कार्यों को विभिन्न वरिष्ठों के द्वारा यहाँ पे कुल मिला के माफ़ कर दिया गया था। जालियांवाला बाग हत्याकांड को लेकर मैं बात कर रहा हूँ। इसके अलावा हंटर समिति की कार्यवाही शुरू करने से पहले सरकार ने अपने अधिकारियों की सुरक्षा के लिए एक क्षतिपूर्ति अधिनियम यहाँ पे पारित किया हुआ था, और क्षतिपूर्ति अधिनियम के रूप में व्हाइट वॉशिंग बिल को मोतीलाल नेहरू, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, मोतीलाल नेहरू और अन्य लोगों के द्वारा इसका पूरी तरीके से क्रिटिसाइज किया गया था, आलोचना किया गया था। इस प्रकार देखा जाए करेक्ट उत्तर हो जाएगा बी।